जिस हिसाब से आपने समझाया है कि धान में हम 7 से 8 चीज़ें कर लेते हैं, 3-4 स्प्रे हो गए, 3-4 फर्टिलिटी के तरीके हो गए। एक्चुअली मेन डिसऑर्डर कहाँ पर है, हमें नब्ज पकड़ना है, तो हम रिपीट गड़बड़ियों से बचेंगे। धान में मेरा बहुत बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन जो मैंने कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां छत्तीसगढ़ में कर रही है, ज़ीरो टिलिंग पर धान कर रही है। अच्छा। और वो इंडिया का सबसे महंगा चावल बेचते हैं। कोरोना का गारंटी ड्रिप लगा करके करते हैं। इसको काट करके वहीं बिछा देंगे, है ना। अगर हम फील्ड के अंदर अभी आपके खेत में जाएंगे और पानी ड्राई हुआ तो फिर आप उंगली अंदर नहीं डाल सकते, ऐसा है ना। एकदम तो नहीं डाल सकते, एकदम कड़क सीमेंट कंक्रीट हो गया। तो हम यहाँ पर जीव जीवस्य जीवनम साइकिल कैसे चलाएं, उसके लिए आपको एक दूसरे के पूरक जीवों की आवश्यकता है पूरे फार्मिंग में। हमने उदाहरण के लिए जैसे आपने बतलाया कि प्लांटेशन किया और वहाँ पर हमने क्लोरोसाइपर फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके डाला, ठीक है। धान को डैमेज कौन करेगा? जो शाकाहारी कीट पतंग है। शाकाहारी कीट पतंग को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? जो मांसाहारी कीट पतंग है ना। ये साइकिल हो गई जीव जीवस्य जीवनम की, एक दूसरे के पूरक हो गए। तो हमने जैसे खेतों में क्लोरोसाइपर दिया या कोराजन दिया या नाम कोई भी रख लो, कुल मिलाकर के मारने वाला कुछ हमने उपयोग किया, तो सारे गायब कुछ समय के लिए, शाकाहारी भी मांसाहारी भी। अब चूंकि शाकाहारी भी नहीं है मांसाहारी भी नहीं है, तो हमारे खेतों में धान खड़ा है, तो शाकाहारी को इनवाइट करने के लिए तो धान है कि आओ मुझे खाओ। मांसाहारी को इनवाइट करने के लिए तो अभी कच्चा माल है ही नहीं कोई वहां पर। और नेचर में एक फिक्स है कि कच्चा माल है तो सफाई कर्मचारी आएंगे। नेचर के लिए आपका धान, उसको सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, शाकाहारी कीट पतंग, इल्ली, सुंडी, बोरर, ये सब। अभी यहाँ पर कोई कीट पतंग, इल्ली, सुंडी, बोरर नहीं है, तो मांसाहारी कहाँ से आएंगे? उनको समय लगेगा। और जैसे ही शाकाहारी आए, आपको लगा फिर मेरी फसल डैमेज हो रही है, फिर आपने कुछ प्रयोग किया, फिर वो कम हो गए। जन्मजात तो खत्म नहीं कर सकते, फिर कम हो गए। तो मांसाहारी जो हमारे मित्र कीट पतंग है, उनका आवागमन रुका या खत्म हो गया या कम हो गया। और हम आश्रित हो गए 100% काउंटरों पर, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर दुकानों पर। ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए, अगर ये साइकिल कंप्लीट है, तो हम अभी तक जो कर रहे हैं पिछले 10 साल से, दुकानदारों का पेट भर रहे हैं और घरों में कैंसर लेके जा रहे हैं। मालूम सबको है। विकल्प क्या है, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन है। विकल्प है कि क्या हम सॉइल में कार्बन परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, एकमात्र विकल्प है। मैंने जैसे बताया कि पानी सूखने के बाद आप उंगली नहीं डाल सकते, तो पानी सूखने के बाद आपकी उंगली जाना चाहिए, मिट्टी में फोसरापन होना चाहिए, वो आएगा केवल और केवल कार्बन से। पराली जला रहे हैं या खेत के बाहर कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। हमें उस दिशा का ज्ञान नहीं है, हम उस दिशा में बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए तत्काल हमें ज़मीन रिपेयर करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, हमने उसको जला दिया, ठीक है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है, जैसे मैंने छत्तीसगढ़ में बताया, कुछ कंपनियों ने ट्रायल चालू किए हैं और वो इंडिया का सबसे महंगा चावल प्रोसेस कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, ये चावल का खेत है अभी आपका, इसको निकाला, यहीं पर बिछा दिया, इसके ऊपर ड्रिप डाल दी, ड्रिप डाल करके पानी चालू कर दिया, इसका जैसे बिछा दिया, पानी चालू कर दिया, नीचे से गलन चालू हो जाएगी। जैसे पानी ऊपर से बूंद 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 जाना चालू हो, गलन चालू हो जाएगी। और कोई भी बायोमास बॉडी, अगर ये सूखा कचरा है, ये सूखे कचरे के ऊपर पानी गिरना चालू हुआ, तो इसका डिस्ट्रॉय लाल पानी निकलेगा, ठीक है। आपके गाय भैंस बकरी का जो विष्टा जो रहता है, गोबर का ढेर जो रहता है, वहाँ बारिश होती है तो वो लाल पानी रिलीज करता है। ये लाल पानी क्या है? ये है ह्यूमस। एक्चुअली मैं लंबा इसलिए खींच रहा हूँ कि एक शब्द में नहीं कह पाऊंगा इसको क्या करना है। जो लाल पानी निकल रहा है ये ह्यूमस, और ये जो लाल पानी आपकी मिट्टी में जाएगा, तो मिट्टी में ह्यूमस की प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। और ह्यूमस जहाँ पर रहेगा,
उस मिट्टी को खाने के लिए देसी केचवा नीचे कितनी भी गर्भगृह में हो ऊपर आएगा और उस मिट्टी को खाएगा और मिट्टी निकालेगा। ठीक है, अभी हम इसको कल्टीवेट करते हैं। मैं सिक्के का दूसरा पहलू दे रहा हूँ, ऑटो कल्टीवेशन, मतलब प्रकृति खुद कल्टीवेट करेगी। आपने इसको काट कर यहीं बिछा दिया, अगर आपको रिपीट चावल लेना है बिछा दिया, उसके ऊपर ड्रिप डाल दी या फिर रेनगन चालू कर दिया, पानी का फवारा चल रहा है जो हमारे पास उपकरण, ठीक है। या नाली पाली है तो नाली से पानी दे दिया, पाली पर बिछा है तो नीचे से पानी सोख लेगा, वो हमारे पर डिपेंड करेगा क्या साधन है। अभी वहाँ पर केचुओं का आवागमन चालू हो गया। एक केचुआ एक साल में 36,000 टन मिट्टी को अल्टी पल्टी करता है। ये साइंस है, हाँ, ये मेरा रिसर्च पेपर नहीं है, मैंने रिसर्च पेपर उनसे पढ़ा है। 36,000 टन। 36,000 टन। अगर मैं इसको छोटे शब्दों में कहूँ कि मेरा नॉलेज गलत है, मैंने जीरो गलत देख लिया होगा, 36 टन करता है। उदाहरण में दे रहा हूँ लेकिन हजार ही है। मैं बोल रहा हूँ कि 36 टन वो करता है अल्टी पल्टी, ठीक है। 36 टन अल्टी पल्टी करने पर आपके पास कितना पैसा है कि 1 एकड़ में आप 36 टन गोबर का खाद डाल दोगे हर साल? बहुत बहुत महंगा पड़ेगा। तो हमें समझना क्या है कि हम हमारे खेतों में केचुए जीवन भर कैसे रखें। सर्दी गर्मी बारिश सभी मौसम में केचुआ रहना चाहिए। तो सबसे पहले बायोमास अच्छादन, उस पर पानी गिर के उसका जो रसा फैलता है वो। दूसरे नंबर पे आता है कार्बन मेंटेन, मतलब ये जो कचरा गल रहा है इसका जो गलने की आखिरी अवस्था काला कचरा, बायोमास बॉडी पेड़ पौधों का अवशेष गलने के बाद आखिरी अवस्था जो अब गलेगा नहीं, अब धूप में ह्रास हो जाएगा, उड़ जाएगा, वायुमंडल में विलय हो जाएगा, उसे बोलते हैं बायोमास कार्बन। उसका परसेंटेज कितना है आपकी मिट्टी में वो डिपेंड करेगा आपकी उंगली सूखे में जाएगी या नहीं जाएगी। सूखे में? वो टेस्ट है, गीले में नहीं, सूखे में जाने चाहिए। गीले में तो आप हाथ डाल दो क्योंकि रेत है, ये तो कीचड़ कीचड़ है ना। ह्यूमस और बायोमास कार्बन, ये दो चीज़ों की पूर्ति अगर हमने कर दी, मैंने नेचुरल तरीका बतलाया, आप खरीद के डाल दो, बाहर नाडेब बना दो, जितना भी ये कचरा निकल रहा है नाडेब में डालो, नाडेब के नीचे पाइप लगाओ, कोग लगाओ, नीचे टैंक भर लो, इसमें हर रोज एक, अगर 20 बाई 20 का है तो 20 लीटर पानी रोज डालो, इधर से 20 लीटर लाल पानी रोज निकलेगा, 1 महीने के बाद ये बैठना चालू हो जाएगा। इतना खत्म होगा कि आपको 1 दिन का बाहर नहीं करना है। जो भी कचरा है ये आर्टिफिशियल हो गया कि हम ह्यूमस बाहर से तैयार करें और यहाँ से निकालें और खेतों में डाल दें, ठीक है। डिज़ाइन हमें करना है, हमें खेत में चाहिए ह्यूमस और बायोमास कार्बन, ये दो चीज़ें हुई तो ये कच्चा माल है। कच्चे माल के लिए कीट पतंग है, उसके लिए दूसरे कीट पतंग है, तो ये जीव जीवस जीवनम की साइकिल चालू हो गई। ये साइकिल हमने चालू कर दी तो हम कोई सा भी स्प्रे करेंगे तो उसका शॉर्ट टाइम असर रहेगा, और मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी वो हावी रहेंगे हमेशा। हमने संख्या पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र की बढ़ा दी है तो वो हावी है, कार्बन और ह्यूमस है नहीं तो वो दिखता नहीं, और हमें इसमें अगर देखेंगे टेस्ट करेंगे लैब टेस्ट तो हमें डिसऑर्डर मिलेगा, और वो मजबूरी है हमारी कि हम वही खा रहे हैं। सर एक छोटा क्वेश्चन और माइंड में था, मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे अलग अलग खेत हैं, जैसे भाई साहब के सब हमारे अलग अलग खेत हैं, तो अलग अलग खेतों में जैसे हमें टेस्टिंग कराना जरूरी है, या जैसे हमारे ये सारे खेत हैं कहीं से भी रैंडमली उठा के हम लोग सॉइल टेस्ट करा सकते हैं? नहीं, अगर पार्ट बन गया है, मेड़ आ गई है, हाँ, तो पर्टिकुलर उस पार्ट का टेस्टिंग चाहिए। और लैब टेस्टिंग में भी 3-4 गड़बड़े हैं। अलग अलग टेस्टिंग हो रही है पूरे भारत में, मिट्टी की अलग टेस्टिंग होगी, पानी की अलग टेस्टिंग होगी। मेरा कहना है मिट्टी और पानी मिलने के बाद जो कीचड़ बन रहा है आपके खेत में, उसका क्या पीएच है, उसका क्या टीडीएस है, उसका क्या कार्बन है। अच्छा, वो है मेन। वो मेन आपका पानी का टीडीएस आया अगर 350, जहाँ का ऐसा ही होगा शायद 350-400 होगा, 250 से 350। पीएच आया आपका पानी का 6.5, लगभग यही है, बहुत अच्छा पानी है यहाँ का, लेकिन उससे हम संतुष्ट हो गए। रिसर्च पेपर ने बोल दिया ये बेस्ट है, ओके, लेकिन बेस्ट फसल तो आ नहीं रही। अगर वो सही है तो फसलें क्यों सही रही है?
जब वो हमारे खेतों में जाएगा तो मिट्टी और पानी का मिलन होने के बाद क्या पीएच और क्या टीडीएस और क्या कार्बन परसेंट है, क्योंकि फील्ड में हमारे यहाँ कार्बन नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ जा कर के वहाँ रुक गई, होल्ड हो गई। और ड्रेनेज चाहिए, होल्डिंग नहीं चाहिए। किसी भी प्लांट को ड्रेनेज चाहिए, ताज़ा हमेशा चाहिए, बासी बहुत कम लोग चीज़ों को चाहिए। कीचड़ वीचड़ तो बहुत कम, वो फसलें ही अलग हो गई। ताज़ा मिला तो ग्रोइंग अलग होगी, सब कुछ अलग होगा, और वहाँ का पीएच टीडीएस अलग होगा। उत्पादन में वहाँ से डिसऑर्डर चालू होंगे। अगर आपका पीएच ज़्यादा है, कार्बन कम है, तो ये टॉक्सिसिटी अपटेक करेंगे, टॉक्सिन अपटेक करेंगे, तो हमें फिर कीट पतंग की मात्रा और अलग अलग मिलेगी, अलग अलग वेराइटीज़ मिलेगी। और कुछ एक दवाएं ऐसी हैं, जैसे कोराजन है, मैंने अनुभव किया है कि कोराजन के आने से पहले, मुझे पता नहीं कितने हद तक ये सही है, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, सबसे पहले 15 लीटर पानी में 3 से 4 ml डाल करके स्प्रे होता था, फिर 6 से 7 ml हुआ, अभी 10 से 15 ml डल रहा है 15 लीटर पानी में, डोसेज बढ़ रहा है। पहले एक फसल में एक ही बार कोराजन होता था, अभी बिना कोराजन के स्प्रे लागू ही नहीं है, दूसरा नाम ही गायब हो गया है। सही कह रहे हैं। अब उससे आगे का चाहिए। हाँ, कोराजन के आने के पहले मक्का में मैंने कोई स्प्रे देखा नहीं, गन्ने में सुंडी बोरर का स्प्रे देखा नहीं मैंने, उसमें रस चूसक आते थे, सुंडी बोरर देखा नहीं मैंने। अभी बगैर कोराजन का गन्ना पकता नहीं, बिना कोराजन की मक्का पकती है। जिसमें हम समझते थे, हमारे पूर्वज समझते थे कि ये ऐसी सेफ फसलें हैं, केवल फेंक के आ जाओ और सो जाओ, फिर भी पक के आ जाएगी, केवल काटने जाओ, ऐसी फसलें थे। मक्का हमारे इधर मानते थे कि बारिश में लगना है तो बिखरा के आ जाओ, ऐसे दबा के भी मत आओ, जो स्ट्रॉन्ग बीज होगा वो जर्मिनेशन होगा, बारिश आएगी और बस काटने जाओ दिवाली तक, कोई काम नहीं है। आज आप देख लो दाना फेंक करके, वो दाना ही बाहर आ जाए वही गनीमत है। तो जितना स्प्रे हो रहा है ना, उसका रिपीट ऑर्डर मांग रहा है वो सिचुएशन, पता नहीं ये इसका सिम्टम है या क्या है। एक बार जिस खेत में डाल दिया ना, आपकी मजबूरी है, रिपीट देना ही पड़ेगा। कोराजन की आदत लगा दो एक बार, दूसरी किसी चीज़ से ठीक होगा नहीं। सर, एक जैसे कोराजन डाल दिया हम लोगों ने, जैसे आपने बताया कि ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये देख रहा हूँ मैं, मेरे खेतों में मैंने प्रैक्टिकल किया है, वो बातें मैं बतला रहा हूँ, सभी किसानों के पास हो रहा है। क्या हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करके इसको इम्पैक्ट को खत्म कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक एकदम से नहीं करना, खेत कभी रिपेयर हो ही नहीं सकता? क्यों बलराम जी? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे प्रवचन आज बहुत अच्छे लगे आपको, कल डिसीजन ले लिया और परसों स्टार्ट कर दिया, तो रिवर्स गियर बहुत जल्दी होगा। फिर 2 महीने बाद आपके बच्चों को आप बोलोगे भैया बलराम नाम का कोई गांव में आए तो उससे बात नहीं करना है ना, वो गड़बड़ हो जाएगी। करना क्या है, जो चल रहा है उसे चलने दो, उसके साथ रेसिड्यू फ्री ऐड कर दो। रेसिड्यू फ्री मतलब हम खेत में, रेसिड्यू फ्री मतलब अवशेष रहित खेती, विष रहित खेती, है ना। हमारे खेतों के अंदर हम आज के बाद डायरेक्ट जहर नहीं डालेंगे, मजबूरी है, थोड़ा बहुत जहर डालना पड़ेगा, लेकिन बाहर उसे कंपोस्ट करेंगे। तो फर्टिलाइज़र हो गया, पहले बाहर कंपोस्ट करो फिर डालो। और पेस्टिसाइड्स में कई ब्रांड ऐसे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोराजन से पहले सुंडी के लिए शायद 2 दशक पहले निकल चुका है स्पिनोसाइड, उसको हरा टैग मिला है, वो रेसिड्यू फ्री में आता है। अगर उसका हमने स्प्रे चालू किया तो मित्र कीट मरेंगे नहीं, भगेंगे, है ना। और दूसरा है कि ये जो मेढ़े हैं, हमारा क्या काम रहता है, ये जैसे मेढ़ को काट कर साफ क्लीन कर दिया है ना, चारों तरफ की मेढ़ जो है इसकी घास को हरी भरी को आने दो, ऐसा रहने दो। और हमने खेतों के अंदर स्प्रे का प्रकरण बदला, पत्तों का टेस्ट चेंज किया, मतलब शाकाहारी उसको खा नहीं पाए, है ना, या ऑर्गेनिक स्प्रे लिया या रेसिड्यू फ्री स्प्रे लिया, ताकि कीट पतंग वहाँ खा नहीं पाए, कोई मरे ना। हमें स्प्रे कैसा करना है कि वहाँ जो कीट पतंग है वो मरे ना, हमारे पौधे को खाए ना, ये स्प्रे चाहिए, टेस्ट बदलने वाले।
और मेड़ों पर कोई स्प्रे नहीं करेंगे, मेड़ों पर घास फूस पेड़ पौधों को बढ़ने देंगे, तो वहाँ खाने को नहीं मिल रहा है, वो कीट पतंग कहाँ जाएंगे? घास के ऊपर। घास के ऊपर। हमने मारा नहीं, हाँ जी उनका टेस्ट बदल दिया, उन पे कड़वाहट कर दी, जी जी। ठीक है, अपनी भाषा में। अभी वो वहाँ नहीं रहेंगे, आपके मेड़ों की बाउंड्री पर रहेंगे। जी तो हमने मारा नहीं मतलब शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी जिंदा है, जी जी। ठीक है। तो मांसाहारी भी है, तो वहाँ जो चक्र है उनको तो पेड़ पत्ते खाना ही नहीं है, उनको तो कीट पतंग खाना है। जी जी। तो वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करेंगे और जो कीट पतंग है वो मेड़ों पर बैठ करके खाएंगे और हमारी फसलें स्वस्थ रहेगी। और 30% प्रकृति को देने के लिए तैयार रहो, वो उसी का है। 100% घर मत ले जाओ वरना कैंसर जाएगा। हो ही रहा है, हाँ। हो ही रहा है, वो हो ही रहा है, हो ही रहा है। जितना हम कमा रहे हैं वो साला सब अपना अस्पताल पे ले जा रहे हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है पता है?